Yes, good afternoon, everyone. Yes, Mehul, please drop a message in your group कि क्लास ज्वाइन कर ले. मे बी सबने रीड नहीं किया होगा ना. पता है कि क्लास है अभी. हाँ जी, मेहुल. यस मैम. सबको बता दिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है. यस मैम, बताया था मैंने. अच्छा. एक बार दोबारा बोल देता हूँ. हाँ, प्लीज आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास फर्स्ट. Okay. So in today's class, this is really very important class because we'll be discussing the MCQs of the topics that we have studied in the last classes. That is, we will be discussing two-phase locking and the timestamp protocol के MCQs. जैसे questions exam में आएंगे, like the questions we'll be discussing in today's class. So this is very interesting class. Okay. So as you all can see onto your screens कि एक क्वेश्चन मैंने दिस इज अ हैंड रिटन न्यूमेरिकल टाइम स्टैम्प का एग्जांपल जो हमने कल किया था ना, उसका न्यूमेरिकल है. इसमें आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे देखो, आपको सबको दिख रहा है. ऑल ऑफ यू कैन सी. सब लोग इस शेड्यूल को ड्रॉ कर लो. ड्रॉ दिस शेड्यूल ऑन योर नोटबुक कि आपके पास एक शेड्यूल है T1 T2 T3 एंड दीज आर द ऑपरेशंस गिवन. ठीक है. और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई कि T1 का टाइम स्टैम्प 100 ले लो, T2 का 200 और T3 का 300 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब यहाँ पर आपको करना क्या है. सबको ऑडिबल है. सब लोग स्टार्ट. मैम शैल आई स्ट्रेंथ स्टार्ट. इतनी रहेगी क्लास की. स्ट्रेंथ इतनी रहेगी क्यों? स्ट्राइक. अच्छा. ओके. तो ये क्या, सुबह से कोई क्लास नहीं हुई क्या? आज सुबह से वैसे भी कोई क्लास लिंक आया नहीं. अच्छा. तो बाय डिफॉल्ट होती नहीं है. जैसे मतलब हो नहीं रही है, एसीए की हो नहीं रही है, सिग्नल सिस्टम की आज थी नहीं, इकोनॉमिक्स की हो नहीं रही, प्रशांत सर ले नहीं रहे क्लास. दानिश सर ने मना कर दिया था. और हम्म. आपकी थी. और टेस्ट है अभी उसके बाद. अच्छा. सीओआई का. चलो, क्या कर सकते हैं. कौन कौन से बच्चे आए हैं जरा मैं देख लूं. हेमंत, मनीष, अक्षत, अंकुर, आयुष, शिता, मेहुल, बस. बाकी सब लोग स्ट्राइक पे हैं. ठीक है. चलो, विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. आई होप आपको इससे टाइम स्टैम्प क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो T1 का यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प गिवन है 100. T2 का गिवन है 200. और ये हम ये एक रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ इन ऑर्डर टू टेल यू कि T1 इज द ओल्डेस्ट वन और T3 आपकी यंगेस्ट है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको. ये कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया है, आउट ऑफ द वेरियस ऑपरेशन कौन सी ट्रांजेक्शन रोल बैक करेगी. T1 करेगी, T2 करेगी, T3 करेगी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है आपका. तो इसको स्टार्ट करते हैं. लेट सपोज T1 सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो. तो T1 स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले इसने रीड ए ऑपरेशन परफॉर्म किया है. ठीक है. इनिशियली जो आप यहाँ पर मैट्रिक्स देख रहे हो, जस्ट लुक एट दिस मैट्रिक्स है. यहाँ पे RTS ऑफ ABC एंड WTS ऑफ ABC इज 0. ठीक है. सबको 0 दिख रहा है क्योंकि अभी कोई रीड राइट परफॉर्म नहीं हुआ ABC पे. दैट्स वाई इसकी वैल्यू 0 है. ठीक है. अब सबसे पहले T1 ने रीड परफॉर्म किया, तो हमें चेक करना है कि क्या ये ऑपरेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा. तो आपके पास रूल्स थे, दो रूल्स आपको पता है. जब भी कोई ट्रांजेक्शन, जस्ट रीड आउट दिस रूल गिवन बिलो. whenever a transaction issues a read operation, रीड का कन्फ्लिक्ट किससे हो सकता है. रीड का कन्फ्लिक्ट सिर्फ राइट से हो सकता है. तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करती है किसी भी डेटा आइटम पे, उसका राइट टाइम स्टैम्प चेक किया जाता है. तो यहाँ पर यू विल चेक
कि WTS ऑफ ए कितना है। WTS ऑफ ए कितना है अभी आप मैट्रिक्स में देख के बताओ। व्हाट इज WTS ऑफ ए? 0। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन T1। क्या ये ट्रू है? टाइम स्टैम्प ऑफ T1 कितना है? टाइम स्टैम्प ऑफ T1 हमारे पास 100 है, तो क्या 0 ग्रेटर देन 100 होता है? नो। तो यहाँ पर आप इसको रोल बैक नहीं करोगे T1 के ऑपरेशन को, और अब आप क्या करोगे, ये जो बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन तो फॉल्स हो गया ना। WTS ऑफ ए 0 इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो आपने रोल बैक नहीं किया। आप क्या कर रहे हो, अदरवाइज एग्जीक्यूट, आप रीड ए को एग्जीक्यूट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, राइट टाइम स्टेप को सेट कर रहे हो। अब आपका RTS ऑफ ए कितना हो गया? द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब कि लार्जेस्ट ऑफ RTS ऑफ ए एंड द ट्रांजेक्शन जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। तो 0 और 100 में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? 0 और 100 में से लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 100 है, 100 है, तो RTS ऑफ ए अब अपडेट हो गया है, इट इज नाउ 100 इंस्टेड ऑफ 0। ठीक है, अब आप दूसरे ऑपरेशन पे आओ। ये क्लियर हुआ? आर ए एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है अंकुर? हाँ जी, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जो लोग क्लास ले रहे हैं, आर दे लिसनिंग इन द क्लास और नॉट? यस, यस व्हाट इज मैम। सुन रहे हैपनिंग? हैं। सुन रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर RA परफॉर्म होगा, इसमें कोई डाउट है? अब T2 आपका स्टार्ट होगा, RB की टर्न आ गई। RB मतलब कि T2 इज अ ट्रांजेक्शन विच इज इशूइंग द रीड ऑपरेशन ऑन B। अब यहाँ पर आपको ये चेक करने के लिए कि रीड B परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, आप इसका राइट वाला चेक करोगे, क्योंकि रीड का कंफ्लिक्ट राइट से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, रूल नंबर 1, इफ द ट्रांजेक्शन इशूज अ रीड ऑपरेशन, तो इसका क्या चेक करोगे? WTS ऑफ ए। WTS ऑफ ए कितना है अभी मैट्रिक्स में देखो कितना है? इट इज 0, और 0 इज ग्रेटर देन T2 का टाइम स्टैम्प। T2 का टाइम स्टैम्प कितना है? 200, तो ये फॉल्स है। इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 इज नॉट ग्रेटर देन 200, तो अगेन T2 रोल बैक नहीं करेगा, और आपका जो RTS ऑफ B है, यहाँ पर आप B की बात कर रहे हो ना, RTS ऑफ B कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ द टू वैल्यूज, दैट इज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प। तो पहले कितना था? 0, और अब ट्रांजैक्शन T2 जिसने रीड परफॉर्म किया उसका टाइम स्टैम्प कितना है? 200, तो लार्जेस्ट कितना सेट हो गया? 200। क्लियर है ये वाला? अब T3, अब आप फिर से T1 पे आ जाओगे। अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो हमें चेक करना है क्या हमें ये राइट ऑपरेशन अलाउ करना है कि नहीं करना। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो राइट का कंफ्लिक्ट किससे आता है बताओ? राइट कंफ्लिक्ट किस किस से हो सकता है? राइट कंफ्लिक्ट रीड से भी हो सकता है, और राइट कंफ्लिक्ट राइट राइट से से भी भी। हो सकता है। तो व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन इश्यूज द राइट ऑपरेशन, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे? यू आर गोइंग टू चेक द RTS ऑफ C। RTS of C, as you can see in the matrix, initially it is 0, तो 0 is greater than T1 का टाइम स्टैम्प। T1 का टाइम स्टैम्प कितना है? 100, तो ये फॉल्स है। Moreover, again you'll check for RTS of C, WTS of C। WTS of C मैट्रिक्स में कितना है? 0। अभी तक किसी ने भी C पे राइट परफॉर्म नहीं किया है, तो अभी इट इज 0। 0 इज ग्रेटर देन 100, ये भी फॉल्स है। तो अब आप क्या करोगे? आप ये ऑपरेशन को अलाउ कर दोगे, WC को अलाउ करोगे, और WC की वैल्यू को क्या सेट करोगे? सेट इट टू बी द लार्जेस्ट ऑफ 1। तो 0,100 में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 100। तो अभी आपने RTS ऑफ A को 100 सेट कर दिया, RTS ऑफ B को 200 सेट कर दिया, और RTS ऑफ C को क्या सेट कर दिया है? 100। अब आगे बढ़ो। अब किसकी टर्न आई? रीड बी की। रीड बी अलाउ होगा कि नहीं होगा? रीड का कंफ्लिक्ट आपको पता है किसके साथ होता है? राइट। रीड का कंफ्लिक्ट राइट के साथ होता है, तो आप इसका राइट TS ऑफ बी चेक करो। WTS ऑफ बी कितना है अभी? WTS ऑफ बी अभी 0 ही है। 0 इज ग्रेटर देन 300, तो ये भी फॉल्स है ना? ये भी फॉल्स है आपका। तो यहाँ पर आप WTS ऑफ बी को वो
रीड बी को अलाउ कर दोगे, रीड बी को एग्जीक्यूट करने के बाद आरटीएस ऑफ बी को अपडेट करोगे, वो अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 0,300, द मैक्सिमम इज 300, तो आप इसकी वैल्यू को 300 सेट कर दोगे। ठीक है, नाउ कम टू आरसी। आरसी के लिए देखो आरसी अलाउ होगा कि नहीं होगा, अगेन इसके लिए क्या चेक करोगे बताओ, WTS ऑफ सी। WTS ऑफ सी कितना था, अभी आपने अपडेट किया है क्या WTS ऑफ सी को? नहीं, हमने अपडेट नहीं किया है। अगर मेरे पास मार्कर होता ना तो यहाँ पर आप अपने मैट्रिक्स में ना अपडेट करते चलो, अपने मैट्रिक्स में। यस आयुष, यस मैम। ये जो मैट्रिक्स है इसका अपडेटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करो अभी। अपडेटेड मैट्रिक्स में हमने आरटीएस ऑफ ए बी सी जिन जिन की वैल्यू अपडेट कर दी है उनकी वैल्यू मुझे बताओ क्या हो गई। ए की वैल्यू तो हमने 100 कर दी है, बी की वैल्यू हमने 200 कर दी है, 200. और सी की वैल्यू 100 कर दी है। और कुछ किया है हमने? एक मिनट, यहाँ पे देखो, पहले हमने ये आर बी हमारा पहले यहाँ पे 200 हमने सेट कर दिया था, उसके बाद 200 और 300 में से चेक होगा, तो यहाँ पर अब 200 की जगह 300 आ गया है। आरटीएस आपका 300 है, आरटीएस ऑफ ए आपका 100 है, बी 300 है और सी 100 है। WTS अभी किसी का अपडेट हुआ नहीं है, होना तो चाहिए था। यहाँ पर ना WTS ऑफ सी है ये, क्योंकि ये WTS ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना T1 के थ्रू, तो WTS आपका जो है वो आपका 100 हो चुका है सी के केस में। और यहाँ पर जब आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आरटीएस ऑफ सी, आरटीएस ऑफ सी ये भी कितना है? 100 ही हो जाएगा। हाँ अभी तो फिलहाल इट इज 0 ना, आरटीएस ऑफ सी मैट्रिक्स में यस तो मैम। 0 ही शो हो रहा है, तो 0 ग्रेटर देन 100 तो होता नहीं है, यहाँ पर आप 100, तो यहाँ पर आरटीएस ऑफ सी भी अलाउ हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका, आरटीएस ऑफ सी वैल्यू 100 आ गई। तो ये मैट्रिक्स में अगर नोट करते जाओगे, अभी जस्ट नाउ अभी इस एग्जांपल को पूरा करो, मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन गेट, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन बट इन डिफरेंट मैनर, आई विल शो यू दैट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। इसमें आपने हर एक ऑपरेशन को उठाना है, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर वी अलाउ दिस ऑपरेशन और नॉट। अगर रीड है तो रीड के लिए आप राइट चेक करोगे टाइम स्टैम्प उस पर्टिकुलर डेटा आइटम का, अगर राइट है तो उसके लिए आप राइट और रीड दोनों चेक करोगे फॉर द पर्टिकुलर डेटा आइटम। अगर उसका राइट टाइम स्टैम्प बड़ा होता है तो आप रोल बैक कर दोगे, वो उस ऑपरेशन को अलाउ नहीं करोगे। अगर वो लेस होता है उसका टाइम स्टैम्प तो ऑब्वियसली यू विल अलाउ एंड यू विल गोइंग टू अपडेट द राइट टाइम स्टैम्प और द रीड टाइम स्टैम्प। दिस इज द सिंपल लॉजिक। नाउ हमने यहाँ तक कर लिया, अब इसके लिए डब्ल्यू बी के लिए देखो, मतलब कि राइट ऑपरेशन ऑन बी। नाउ फॉर राइट ऑपरेशन ऑन बी आप देखो, इसका राइट के लिए आपको रीड भी चेक करना है। रीड टाइम स्टैम्प देखो कितना है बी का, रीड टाइम स्टैम्प बी का हमारा था 300 है, यस मैम। एंड द ऑपरेशन विच इज ट्राइंग टू परफॉर्म उसका टाइम स्टैम्प कितना है 200। तो यहाँ पर देखो 300 इज ग्रेटर देन 200, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रोल बैक। सो आपका ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये था कि कौन सी ट्रांजैक्शन रोल बैक करेगी, तो आपको आंसर मिल गया T2 विल रोल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन T2 है वो रोल बैक कर देगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है WB राइट ऑपरेशन ऑन B इज नॉट अलाउड, बिकॉज जो राइट टाइम स्टैम्प है B का वो बड़ा है, तो ये आप अलाउ नहीं करोगे, तो आपका T2 रोल बैक कर देगी। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर हुआ है। हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पे, कैन यू ऑल सी दिस क्वेश्चन नाउ? This is a question which has been asked in GATE. ये question पूछा हुआ है, assume the basic timestamp ordering and that the time starts at 1 and each operation takes 1 unit of time and start the transaction TI is denoted by SI. थोड़ा सा complex way में दिया हुआ है, the table of timestamp is given below.
अब आपसे पूछा है कि जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आरटीएस ऑफ ए, डब्ल्यूटीएस ऑफ ए, आरटीएस ऑफ बी एंड डब्ल्यूटीएस ऑफ बी कितना होगा। तो ये आपको आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें आपको इन चारों की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ है? क्वेश्चन क्लियर है? इसमें कितनी ट्रांजैक्शन है इस शेड्यूल में, देख के बताओ। 3 हाँ S1, S2, S3. हाँ, तो ये तीन। एस माने T1, S1 मतलब T1, S2 मतलब T3, T2 और S3 मतलब T3। तो इसको ना सबसे पहले तो अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लो, जैसा हम लोग करते हैं ना। सबसे पहले T1, T2, T3 एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करो, और टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम डालो 1 2 3 4, मतलब कि सबसे पहले रीड ऑपरेशन T1 परफॉर्म कर रही है एट टाइम 2। टाइम का मतलब है यहाँ पे टाइम स्टैम्प, ठीक है। उसके बाद T1 सबसे पहले तो स्टार्ट मतलब T2 का टाइम स्टैम्प 3 हो जाएगा। हाँ, T2 का टाइम स्टैम्प 3 है, T1 का टाइम स्टैम्प 1 है, ठीक है। इसको मैं टेबल की फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट सेंडिंग, या तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ तुम लोगों को, रुको। ये T1 है, T2 और T3, ये अपने रफ में करना। यहाँ पर T1 मतलब S1 है, T2 मतलब S2 है और T3 मतलब ये है, ठीक है। सबसे पहले इसने रीड परफॉर्म किया एट टाइम इंटरवल 2 पे, और आपको यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि सबसे पहले T1 आई है, फिर T2 आई है, फिर T3 आई है, ठीक है। उसके बाद T2 ने परफॉर्म किया RB ऑपरेशन, फिर इसने WB किया है, फिर इसने WA किया है, फिर T3 स्टार्ट हुई है, T3 ने WA और WB किया है, ठीक है। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर इनिशियली जो आपका मैट्रिक्स जो मैंने बनाया था कि आरटीएस और डब्ल्यूटीएस किस किस का, यहाँ पर कितने डेटा आइटम है, ए और बी तो है ना, तो ए और बी इनिशियली इनका कितना कितना है, 0 है, इसका 0 है। अब आपको क्या करना है, इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, जब ये पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा। और कौन सा फॉलो करना है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आर ए परफॉर्म होगा। अब क्या आर ए को हम अलाउ करेंगे, आर ए को हम अलाउ ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि अच्छा T1 का कितना है, वो 1 है, और T2 का कितना है 3 है, 3 और T3 का कितना है 7, 7 ठीक है। तो चल सबसे पहले आपका आरटीएस ऑफ ए अगर अलाउ हुआ तो यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो फॉल्स है, तो आरटीएस ऑफ ए आपका कितना सेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 सेट हो जाएगा। समझ में आया? 1 कैसे आया? हाँ और ना में जवाब दे सकते हो। जो अभी अभी मैंने अभी अभी किया था सॉल्व, ये सेम वही क्वेश्चन है। इसमें आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। 2 रूल्स है आपके। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रीड परफॉर्म करती है तो रीड के लिए आप WTS उसका राइट ऑपरेशन चेक करते हो। तो अगर डेटा आइटम ए पे रीड परफॉर्म हुआ तो उसके लिए क्या चेक करोगे, उसका राइट टाइम स्टैम्प। राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए मैट्रिक्स में कितना दिख रहा है, 0। 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है? नो इट इज नॉट ट्रू। तो आप रीड ए को सेट कर दोगे टू द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 0 एंड 1 विच इज 1। तो अभी आपका आरटीएस ऑफ ए कितना सेट हो गया, 1। क्लियर है ये? यस मैम। अब आप आगे बढ़ो, आर बी की वैल्यू आ गई। अब आर बी के केस में देखो, अगेन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है T2, और इसके लिए राइट टाइम स्टैम्प बी का कितना है, अभी इट इज 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 3। नो इट इज नॉट। तो फिर आप क्या कर दोगे, आर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी को अपडेट कर दोगे 3 से, ठीक है। अब आप किस पे आओगे, डब्ल्यू बी पे। अब आप एक ट्रांजेक्शन क्या परफॉर्म करना चाहती है, राइट। राइट परफॉर्म करने के लिए आप उसका रीड भी चेक करोगे बी का, और राइट भी चेक करोगे। अब रीड बी, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी कितना है, अभी 3 है। क्या 3 ग्रेटर देन 3 है?
3 इज नॉट ग्रेटर देन 3 ना, फॉल्स होता है ये, इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पर, तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, देन मैम राइट का स्टैम्प 5 है ना, 5 दिया हुआ है इसमें। कहाँ 5 दिया हुआ है? जो इनिशियल टेबल था। इनिशियल टेबल में सब 0 दिया हुआ है, 5 तो दिया ही नहीं हुआ। जो क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है बेटा? ये तो ऑप्शंस है, इसमें 1 2 3 4 आर द ऑप्शंस, यू हैव टू चेक which ऑप्शन इज राइट। मैम जैसे S1 का टाइम स्टैम्प 1 है, R1 का 2 है, R1 ऑफ A का 2 है। अरे इससे ये टाइम स्टैम्प, अरे इससे मत कंफ्यूज हो, ये हम इनिशियली 0 लेके चल रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा अच्छा, ईच ऑपरेशन टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। बट ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो इसको मत काउंट करो, सिर्फ ट्रांजैक्शन के टाइम को देखो, ठीक है। अभी इससे चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारा, उसके बाद देखते हैं, अगर ये वाला नहीं होता तो ये वाला लेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ अभी क्योंकि आई डोंट थिंक सो वी हैव टू टेक दिस टाइम, रीड क्योंकि इसका पहले इनिशियली तो 0 था ना, तभी तो बाद में सेट होगा। नो नो, आई डोंट थिंक सो वी हैव टू टेक दिस टाइम, जस्ट टेक द टाइम ऑफ S1 S2 एंड S3, उसके बाद टाइम निकालो, जैसे ये यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली टाइम निकालो। अब WB के लिए आपने रीड और राइट टाइम स्टैम्प दोनों चेक करना है, तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ B 3 था आपका, 3 था, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर आप फॉल्स कर दोगे, और 3 और 3 में मैक्सिमम 3 होता है, तो यहाँ पर ये 3 रहेगा। और WTS कंपेयर करो, WTS ऑफ B कितना होता है? WTS ऑफ B कितना है अभी? 0 ग्रेटर देन 3, नो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो 0 3 में मैक्सिमम 3 होता है, तो यहाँ पर आपका 0 की जगह पे 3 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस क्लास? यस मैम आ रहा है। बाकी इशिता, यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. चलो WA, अब WA परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, या इसके लिए आपको देखना है। WA अगेन राइट ऑपरेशन के लिए आपको रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A चेक करना होता है। तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A कितना है आपका? 1 है, और 1 को किससे कंपेयर करोगे? ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से, जो राइट ए परफॉर्म कर रही है। तो T1 का टाइम स्टैम्प कितना है? 1। क्या 1 ग्रेटर देन 1 होता है? नो, तो ये भी फॉल्स है। तो अब आप मैक्सिमम ऑफ 1, 1 इज 1, तो ये आपका रीड टाइम स्टैम्प आपका फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 ऑलरेडी था ही। और राइट टाइम स्टैम्प चेक करने के लिए राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 1, नो, तो अब आप इसका अपडेट कर दोगे 0 से 1, मैक्सिमम ऑफ 0, 1 इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे T3 पे आओ, WA फिर से परफॉर्म कर लिया, तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A कितना होता है? रीड टाइम स्टैम्प ऑफ A कितना है आपका? 1 ग्रेटर देन 7, क्या 1 ग्रेटर देन 7 है? नो, तो आप इसको अपडेट कर दोगे। अब ये कितना आ गया आपका? अच्छा, इसको तो अपडेट करोगे नहीं, इसको नहीं अपडेट करोगे ना, क्योंकि आपने रीडिंग थोड़ी ना परफॉर्म कर रहे हो। और राइट टाइम स्टैम्प कितना होता है A का? राइट टाइम स्टैम्प A का 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 7 है? नो, तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A अपडेट कर दोगे आप 7, ठीक है। नाउ WB के लिए रीड टाइम स्टैम्प ऑफ B कितना है? 3, क्या 3 ग्रेटर देन 7 है? नो, तो आप फिर राइट टाइम स्टैम्प चेक करोगे, राइट टाइम स्टैम्प कितना है B का? 3 ग्रेटर देन 7 है? नो, फिर आप इसको 3, 7 को अपडेट कर दोगे 7 से, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है। तो हमारा A 1 है और ये 7 है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है यहाँ पर, और भी चेक कर लेते हैं।
एक बंदे ने सोल्यूशन भी किया हुआ है 1737, ठीक है, क्लियर है, हमारा भी 1737 आ रहा है। यस क्लास, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। बहुत सिंपल है, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो मैं जल्दी से आपको और 2-3 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो हमने सॉल्व करने थे। Now just read out this question. Question number read करो. This is the question from timestamp ordering कि two-phase locking. Consider the following two-phase locking protocol. Suppose a transaction T accesses read write operation करना है उसको इन ऑब्जेक्ट्स पे O1 O2 O3 up to OK, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। जैसे हम ABC लेते हैं ना, वैसे इनकी जगह पे इन्होंने O1 O2 O3 लिया हुआ है। तो ये उसने स्टेप्स फॉलो किए हैं। उसने पहले टी ने एक्वायर कर लिया एक्सक्लूसिव लॉक O1 O2 O3 पे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन देयर एड्रेसेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर एड्रेसेस का मतलब क्या है कि पहले O1 पे किया, फिर O2 पे किया, फिर O3 पे किया। ऐसा नहीं कि O5 पे पहले कर लिया फिर O3 पे किया, नो, they have acquired the locks in their increasing order. All the required operations are performed and all locks are released after the operation. तो आपको बताना है कि this protocol will, out of the 4 options, guarantee serializability and deadlock free, guarantee neither serializability nor deadlock free, guarantee serializability but not deadlock free, and guarantee deadlock freedom but not serializability. Now just tell me, according to the situation given above, which of the 4 statement is true? क्वेश्चन समझ में आया है? टू फेस लॉकिंग हो रही है। टू फेस लॉकिंग में क्या होता है? ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेस होता है। ग्रोइंग फेस में इसने क्या किया? एक्सक्लूसिव लॉक्स ले लिए और फिर अपना काम किया, और श्रिंकिंग फेस में सारे लॉक्स रिलीज कर दिए। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सी। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ए होगी। ए होगा। आंसर चेक करके बोल रहे हो क्या? नहीं। अच्छा, ओके। सो अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं ना कि if I only say that T acquires exclusive locks, but I don't mention this line ki in increasing order of their addresses, so then in case option number C is correct, क्योंकि आपने पढ़ा है two phase locking guarantees serializability, ये पढ़ा है ना, टू फेस लॉकिंग में सीरियलाइजेबिलिटी होती है। तो फॉर श्योर आपको पता है कि अगर टू फेस लॉकिंग हो रही है तो सीरियलाइजेबिलिटी तो होगी होगी। अब आपको डेडलॉक का कंसेप्ट चेक करना है। अब यहाँ पर इस ये बोल रहा है कि इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मींस यहाँ पर कोई भी सर्कुलर वेट की सिचुएशन अराइज नहीं हो सकती। डेडलॉक के अंदर क्या होता है? सर्कुलर वेट होता है ना। डेडलॉक कब अकर होता है? व्हेन डज डेडलॉक अकर? कि अगर T1 ने कोई लॉक एक्वायर किया हुआ है जो T2 को चाहिए, और T2 ने कोई लॉक एक्वायर किया है जो T1 को चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तभी तो डेडलॉक आता है। बट यहाँ पर ऐसा सिचुएशन अवेलेबल प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव लॉक्स एक्वायर होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। मतलब कि अगर T2 को कोई लॉक चाहिए जो T1 के पास है तो वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि लॉक्स कैसे एक्वायर होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कि अगर O2 है, O2 एक्वायर हो चुका है तो O3 ही एक्वायर होगा, O2 पे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं जा सकती। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एड्रेसेस की स्टेटमेंट मेंशन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज इट गारंटीज सीरियलाइजेबिलिटी एंड डेडलॉक फ्रीडम। यू गॉट इट? समझ में आया इसका आपको आंसर? कि अगर तो ये वाली लाइन गिवन नहीं होती ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एड्रेसेस, तो आप यहाँ पर वो कर सकते थे, ये बोल सकते थे कि इट गारंटी serializability बट नॉट डेडलॉक फ्रीडम। बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पर सर्कुलर वेट की कंडीशन प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो लॉक्स एक्वायर हो रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एड्रेसेस पे हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट गारंटी serializability एंड डेडलॉक फ्रीडम।
क्लियर है, आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन सुन के आंसर सही लग रहा है। क्या? एक्सप्लेनेशन सुन के सही लग रहा है कि हाँ सही बोला था। हाँ, ठीक है। नाउ जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, ये शेड्यूल गिवन है आपको, ये शेड्यूल गिवन है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस शेड्यूल। एक मिनट। अब मुझे बताओ, सपोज दैट द ट्रांजेक्शन T1 फेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द होल सिनेरियो। हो क्या रहा है? T1 T2 दो ट्रांजेक्शन है। T1 हैज परफॉर्म रीड राइट and T2 has performed read on C, write on C, read on B, write on B and read on A. जैसे ही read A का मतलब हुआ, देखो इसने क्या परफॉर्म किया, इसने डर्टी रीड परफॉर्म किया है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस, यू ऑल कैन सी Yes, हियर ma'am. डर्टी रीड हो रहा है। डर्टी रीड करके इतना स्मार्ट प्ले कर रही है T2 कि वो कमिट कर गई without waiting for T1 to commit. Now, what kind of schedule is this? Just tell me fast. Irrecoverable. हाँ, दिस इज अ नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। तो आपने जैसे ही इसको रीड किया, यू कम टू नो दैट दिस शेड्यूल इज नॉन रिकवरेबल बिकॉज अगर T1 फेल करता है एज इट इज रिटन in the below line, suppose that the transaction T1 fails immediately after the time instance 9, which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे चारों में से you can see that T2 must be aborted and then both T1 and T2 must be restarted. रीस्टार्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये नॉन शेड्यूल बी होगा। रिकवरेबल है, क्योंकि आप कमिट कर चुके हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट शेड्यूल Yes. एस इज नॉन रिकवरेबल। डी पहले ही बाहर हो गया कि इसमें लिखा हुआ है रिकवरेबल। और ओनली T2 मस्ट बी अबॉर्टेड, अबॉर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कमिट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, शेड्यूल एस इज नॉन रिकवरेबल एंड कैन नॉट इंश्योर ट्रांजेक्शन एटॉमिसिटी। क्यों नहीं इंश्योर कर रहा? क्योंकि अगर आपका एक ट्रांजेक्शन फेल हो गई है तो ऑब्वियसली पूरी ट्रांजेक्शन आपकी नॉट कंसीडर मानी जाएगी, मतलब इसके अंदर एटॉमिसिटी नहीं आ सकती। तो आप ये बोल सकते हो कि शेड्यूल एस इज नॉन रिकवरेबल। क्लियर है ये वाला ऑप्शन क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ जस्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम कमिंग इन 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन को रीड करो और इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ओके इसमें आपको कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी बताना है। तो इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करो, साइकिल परसिस्ट करती है कि नहीं करती है, जस्ट चेक मी, टेल मी दैट।
यस हुआ? यस क्लास, इज इट conflict serializable or not? बताओ। आपके पास एक T1 है, T2 है, T3 है एंड T4 है। 4 आपके पास ट्रांजेक्शन्स है। अब यहाँ पर सबसे पहले T2 ने रीड एक्स किया, तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको करो, ये इसके साथ कंफ्लिक्ट ऑपरेशन है, तो T2 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T3। तो ये आपका, तो ये T2 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T3। अब यहाँ पे T3 इसका किससे चेक करोगे? इससे। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? यस मैम। हाँ, तो बनाया ग्राफ की नहीं बनाया अभी तक आप लोगों ने? अभी तक बनाया था कि नहीं बनाया था? हम बना रहे थे। अच्छा, तो T2 का T3 से देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर भी T2 का T1 से भी कंफ्लिक्ट हो रहा है ना? तो T2 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T1। तो ये T2 से T1 का भी एरो जाएगा। अब इसका ये आपस में तो करोगे नहीं, अब इसका यहाँ से करोगे। कहती है मम्मी पानी देगी। अब यहाँ पर देखो T3 का किससे देखो, T3 का T4 से चेक करो, यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। सॉरी, T2 का T4 से चेक करो, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। नाउ कम्स टू दिस ऑपरेशन। इसको किससे कंपेयर करोगे? इससे कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली दे आर कंफ्लिक्टिंग, राइट आपस में कंफ्लिक्ट करता है। तो T3 का T1 से होगा, तो T3 मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर T1। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर आओ, T1 का किससे चेक करोगे? इससे, T2 से, तो कहीं पे भी कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। मैम T1 T3 का T4 से नहीं होगा? हाँ होगा, तो अभी हमने, तो T3 का T4 से कहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है बताओ? अच्छा, ये हो रहा है, हाँ यहाँ पर हो रहा है, इधर हो रहा है रीड एक्स से। तो T3 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T1, T4। तो ये आपका T4 था, तो यहाँ पर एक एरो आ गया। ठीक है, अब T1 का देखो, T1 का यहाँ पे किसी से नहीं हो रहा, और यहाँ पे T4 से हो रहा है, तो T1 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T4। देखो, कोई साइकिल बन रही है क्या? अभी तक तो कोई साइकिल नहीं बन रही है। दिस 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 नहीं, अभी नहीं बनी है। और अब आगे किधर आओगे? हमने ये चेक कर लिया था ना। अब इसका T2 का देखो, T2 का इससे हो रहा है, T2 मस्ट बी परफॉर्म बिफोर T4। इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे साइकिल पता चल नहीं रही है। और रीड Z का किसी से नहीं हो रहा। ठीक है, इतना ही है। तो मेरे ख्याल से तो T1 goes to T4, नो मैम, नो साइकिल। नो साइकिल। साइकिल तो नहीं बन रही है, तो इट इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है। और अब आपको रिकवरेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल रिकवरेबल होते हैं। ठीक है, all the conflict serializable schedule are recoverable. So I think the option number C is correct. S is both conflict serializable and recoverable. But let me just check the answer. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है Yes, ना ma'am. ऑफ ड्राइंग दिस